नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946, विक्रम संवत 2081 आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 29 मार्च सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में आज से करवट लेगा मौसम, गर्मी से मिलेगी हल्की राहत, बताएंगे मौसम का ताजा हाल। हरियाणा में कटेंगे 27,000 बिजली उपभोक्ताओं के कनेक्शन, बताएंगे पूरी वजह। हरियाणा को मिली राज्य गीत की सौगात, सदन में सर्वसम्मति से हुआ पास। हरियाणा के इस टोल प्लाजा पर महंगा हुआ टैक्स, NHAI ने जारी किए नए रेट। दक्षिण हरियाणा के नारनौल व कोसली में आई विभिन्न पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट पास करें आवेदन। प्रदेश की सड़कों के बीच से हटेंगे बिजली के खंभे, बिजली मंत्री अनिल विज ने किया ऐलान। हरियाणा में डिफाल्टर्स के लिए बनेगी नई योजना, बकाया बिजली बिल भुगतान पर मिलेगी विशेष छूट। 8वें वेतन आयोग से पहले बड़ी सौगात, सरकार ने बढ़ाया केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, दिसंबर 2023 के बाद से दरें नहीं बदली। सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% ब्याज मिलता रहेगा। IPL में बेंगलुरु की लगातार दूसरी जीत, चेन्नई को चेपाक में 17 साल बाद हराया। और म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप, 150 से अधिक की मौत, 732 घायल। बैंकॉक में 30 मंजिला इमारत धराशायी, मलबे में 110 लोग दबे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। दिन का तापमान हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार कर चुका है। आने वाले दिनों में इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अप्रैल में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। इस बढ़ती गर्मी से राहत के आसार अभी कम ही नजर आ रहे हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि प्रदेश में 2 अप्रैल तक मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान हवाओं में बदलाव की संभावना है, जिससे हल्की से मध्यम गति की हवाएं चल सकती है। खासतौर पर दिन के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी 29 और कल यानी 30 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इससे वातावरण में नमी बढ़ेगी और आंशिक बादलवाई देखने को मिल सकती है। इसके बाद मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। शनिवार से यानी आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश के अधिकतर जिलों में बादलवाई छाने के साथ साथ तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। एक्स सर्विसमैन कैंटीन नारनौल व कोसली द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वह अपने आवेदन स्वयं जाकर जमा करवा सकते हैं या फिर ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ये भर्ती 11 महीनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने जा रही है। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 7 अप्रैल है। इंटरव्यू की तारीख 11 अप्रैल 2025 रहेगी। हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान बिजली मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को ऐलान किया कि हरियाणा सरकार पूरे प्रदेश में सड़कों के बीच में पड़ने वाले बिजली के खंभों को हटाएगी। इसके लिए बिजली निगम पूरे प्रदेश में सर्वे करेगी। सर्वे में पता लगाया जाएगा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितने बिजली के खंभे सड़कों व फिर गलियों के बीच में खड़े हैं। उसके बाद उन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। उन्होंने यह जवाब बाडड़ा के भाजपा विधायक उमेद सिंह के पूछे गए सवाल पर दिया। बिजली मंत्री ने बताया कि बिजली के खंभे सुरक्षित स्थानों पर लगाए जाते हैं, मगर सड़क चौड़ीकरण या फिर भूमि सीमांकन के कारण कुछ खंभे सड़कों के बीच आ जाते हैं। अब इन खंभों को हटाने के लिए विभाग काम करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि वित्त विभाग की ओर से पूरा बजट पास हो जाता है तो एक साथ इन खंभों को हटा दिया जाएगा। यदि हिस्सों में बजट मिलता है तो फिर बिजली के खंभों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। परिवहन मंत्री अनिल विज ने बताया कि एयरपोर्ट की तर्ज पर राज्य के सभी बस अड्डों की सफाई की जाएगी। इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि वे स्वयं बस अड्डों का दौरा कर रहे हैं और वहां की व्यवस्था देख रहे हैं। परिवहन मंत्री ने यह भी कहा कि यात्रियों के लिए स्वच्छ और गुणवत्तापूर्वक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए पर्यटन विभाग से पायलट प्रोजेक्ट के तहत बातचीत की जा रही है। यदि पर्यटन विभाग के साथ कोई समझौता नहीं हो पाता है तो फिर रेलवे की तर्ज पर यात्रियों को भोजन उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने उन उपभोक्ताओं पर सख्ती बरतने का फैसला लिया है जिन्होंने अपना बिजली बिल अभी तक नहीं चुकाया है। विभाग ने ऐसे डिफाल्टर उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने की तैयारी कर ली है। यदि ये उपभोक्ता जल्द ही बकाया राशि नहीं जमा करवाते हैं तो उनके बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के 5 डिवीजनों में तकरीबन 27,000 डिफॉल्टर उपभोक्ता हैं। उन पर विभाग का करोड़ों रुपए बकाया है जिसे वे चुका नहीं रहे हैं। अब विभाग ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है और टीमों का गठन कर दिया है। ये टीमें डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के घर जाकर
बिजली बिल की राशि वसूल करेंगी। जो उपभोक्ता बिजली का भुगतान नहीं करेंगे उनके बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यकारी अभियंता रणवीर सिंह ने बताया कि महेंद्रगढ़ जिले में 5 डिवीजन बनाए गए हैं, जिनमें सिटी, सबर 1, सतनाली सब डिवीजन, भूसावाद सब डिवीजन और कनीना सब डिवीजन शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यदि किसी उपभोक्ता का बिजली बिल अधिक आता है तो वह पार्ट टाइम पेमेंट का विकल्प भी चुन सकता है। इससे उपभोक्ताओं को कोई परेशानी नहीं होगी और वह आसानी से बिजली बिल का भुगतान कर सकेंगे। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि समय पर बिजली बिल जमा करें, अन्यथा कनेक्शन काट दिए जाएंगे। विधानसभा में बजट सत्र के आखिरी दिन हरियाणा को राज्य गीत जय 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 हरियाणा की सौगात मिली है। सदन में सर्वसहमति से यह गीत पास हो गया है। सभी विधायकों ने खड़े होकर राज्य गीत सुना। इस अवसर पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि प्रदेश की नॉन स्टॉप सरकार में मैं इस अद्भुत क्षण का साक्षी बना। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने सुझाव दिया कि भविष्य में सदन में राष्ट्रगान के साथ ही राज्य गीत का भी स्मरण किया जाए। इस गीत को पानीपत के डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा ने लिखा है। डॉक्टर श्याम शर्मा गायक, पारस चोपड़ा कंपोजर और रोहतक की मालविका पंडित ने इसे डायरेक्ट किया है। खास बात यह है कि गीत के लिए प्रदेश सरकार से किसी भी कलाकार ने कोई फीस नहीं ली है। विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह गीत हरियाणा के लोगों को गर्व और गौरव से भर देगा। इस गीत का प्रस्ताव पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर लेकर आए थे। उनका मानना था कि हरियाणा का भी अपना गीत होना चाहिए। सैनी ने कहा कि हरियाणा 1966 में एक अलग राज्य बना था, मगर 6 दशक बीत जाने पर भी हमारा कोई राज्य गीत नहीं है। राज्य गीत किसी भी प्रदेश के गौरव को प्रकट करता है। यह राज्य गीत हमारे इतिहास और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें हरियाणा की महान संस्कृति की सुगंध है। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित खेड़की दौला टोल प्लाजा पर वाहन चालकों को अब अपनी जेब को ज्यादा ढीली करनी होगी। दरअसल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI द्वारा टोल टैक्स की नई दरों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार टोल टैक्स में अब 5 रुपए का इजाफा किया गया है। ये बढ़ोतरी प्रति सिंगल जर्नी पर लागू होगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस बढ़ोतरी के बाद बड़े वाहन चालकों को अपना सफर करना महंगा पड़ सकता है। यहाँ से हर रोज तकरीबन 60 से 70 हजार वाहन गुजरते हैं। ज्यादातर वाहन मानेसर से दिल्ली या फिर गुरुग्राम के बीच यात्रा करते हैं। यहाँ बाकी टोल प्लाजा की तरह 24 घंटे वाला नियम भी काम नहीं करता। यदि आप यहाँ 85 रुपए चुकाकर निकलते हैं और 24 घंटे में वापस आ भी जाते हैं तो आपको दोबारा से 85 रुपए देने पड़ते हैं, जबकि अन्य स्थानों पर रियायत दी जाती है। यहाँ सिंगल जर्नी के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार ये वर्दी लागू की गई है। इसे 31 मार्च के आधी रात से लागू माना जाएगा। बता दें कि काफी समय से आमजन द्वारा इस टोल टैक्स को शिफ्ट करने की मांग की जा रही है। न्यू गुरुग्राम की सोसाइटियों में रहने वाले लोग रोजाना जाम में फंसकर परेशान हो जाते हैं। उन्हें आने जाने के लिए 170 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। हालांकि राहत की बात यह है कि ताजा दरों में पर्सनल कारों के शुल्क में अभी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। पहले की तरह उन्हें 85 रुपए ही चुकाने होंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंशीलाल के गांव में भिवानी के डीसी महावीर कौशिक का सुरीला अंदाज देखने को मिला। 25 मार्च को डीसी महावीर कौशिक रात्रि ठहराव कार्यक्रम के लिए पूर्व सीएम बंशीलाल के गांव गोलागढ़ में पहुंचे थे। यहां पहले डीसी ने लोगों की समस्याएं सुनी। इसके बाद ग्रामीणों ने डीसी से हरियाणवी रागनी सुनाने की मांग की। इस पर डीसी ने पंडित लक्ष्मीचंद की त्रिलोकी भगवान पर रागनी सुनाई। इसमें उन्होंने कहा कि भगवान ने हमेशा ही भक्त का साथ दिया है। रागनी गायन में लोक कलाकार बाली शर्मा ने भी उनका साथ दिया। बता दें कि साल 2011 बैच के IAS अधिकारी की गाई रागनी को लोगों ने खूब सराहा। हालांकि यह पहला मौका नहीं था जब डीसी कौशिक ने रागनी गाई हो। इससे पहले भी वह सार्वजनिक मंच से रागनी सुना चुके हैं। कार्यक्रम में डीसी ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस दौरान ग्रामीणों ने इंतकाल संबंधित शिकायत की। इसके बाद डीसी ने मौके पर ही गांव के पटवारी को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही डीसी ने ग्रामीणों की मांग पर गाँव में पुस्तकालय बनवाने, व्यायामशाला का निर्माण करवाने के लिए भी पंचायत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। बता दें कि रागनी हरियाणा की एक पारंपरिक लोकगीत शैली है जो कि कोरवी बोली में गाई जाती है। इसमें कविता और संगीत का मिश्रण होता है। रागनी में वीरता, प्रेम, भक्ति, सामाजिक मुद्दों और ऐतिहासिक घटनाओं को व्यक्त किया जाता है। यह हरियाणवी लोक संस्कृति का अभिन्न अंग है। हरियाणा में रागनी केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करने, सामाजिक बुराइयों जैसे कि दहेज प्रथा या फिर बाल विवाह आदि के खिलाफ आवाज उठाने और इतिहास को संजोने का माध्यम भी रही है। यह कला लोगों को एकजुट करती है। हालांकि आधुनिकता के प्रभाव से यह कला धीरे धीरे अब कम होती नजर आ रही है। रागनी हरियाणा में विभिन्न मौकों पर गाई जाती है, जैसे कि गाँव में लगने वाले मेलों और त्योहारों पर रागनी गाने का चलन है। हरियाणा सरकार के गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले हरियाणवी गानों पर कार्रवाई जारी है। मासूम सलमान, नरेंद्र भगाना, अंकित बालियान के बाद अब फेमस गायक अमित सैनी रोहतकिया का गाना भी यूट्यूब से हटा दिया गया है। सरकार ने रोहतकिया के ऑफिशियल चैनल से एफिडेविट गाने को पॉलिसी का हवाला देते हुए रिमूव कर दिया है। इससे मामला फिर से गर्मा गया है। अमित सैनी रोहतकिया ने हम जिसा लेवना आ रहे हैं तेरा एफिडेविट ना चाहिए गाना 10 महीने पहले यूट्यूब पर अपने ऑफिशियल चैनल पर अपलोड किया था। इस पर 10 मिलियन से ज्यादा व्यू आ चुके थे। अब यूट्यूब पर इस गाने को
को ओपन कर रहे हैं तो सरकार की ओर से कानूनी शिकायत के कारण यह सामग्री इस देश डोमेन पर उपलब्ध नहीं है लिखा आ रहा है। पिछले दिनों सिंगर मासूम शर्मा समेत 3 कलाकारों के जिन गानों को यूट्यूब से हटाया गया था उन पर भी यही मैसेज आ रहा था। गाना हटने के बाद अमित सैनी रोहतकिया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है। पोस्ट में लिखा, अपना गाना डिलीट होने पर कुछ भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, साथ ही हंसने वाले इमोजी भी लगाए गए हैं। दरअसल मासूम शर्मा समेत दूसरे कलाकारों के गाने हटने के बाद काफी कलाकारों ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि अमित सैनी रोहतकिया भी गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गाने गाते हैं, उसके गाने क्यों नहीं हट रहे हैं। इसी से रोहतकिया की ये पोस्ट जोड़ी जा रही है। हरियाणा के विधायक अब सरकार के घर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए तक का सस्ता लोन ले सकेंगे। पहले 80 लाख तक का लोन मिलता था, वहीं कार खरीदने के लिए भी अब 20 लाख की जगह 20,40,000 रुपए का लोन मिलेगा। इसके बदले में विधायकों को यह रकम सिर्फ 4% ब्याज के साथ लौटानी होगी। बता दें कि फाइनेंस कंपनियों या फिर बैंकों से हाउसिंग लोन लेने पर 8 से 10% और कार लोन लेने पर तकरीबन 9% ब्याज चुकाना होता है। वहीं बजट सत्र के आखिरी दिन प्रदेश का पहला राज्य गीत जय 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 हरियाणा भी लॉन्च कर दिया गया है, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। इसके साथ ही 7 मार्च से शुरू हुए बजट सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा में गन कल्चर की बात कहकर सिंगर मासूम शर्मा के सॉन्ग बैन का भी मुद्दा उठा। बादली से कांग्रेस एमएलए कुलदीप वत्स ने कहा कि मासूम शर्मा, अंकित बालियान और नरेंद्र भगाना के गाने बैन कर ज्यादती की गई है। मैं सीएम से पूछना चाहता हूं कि ये क्यों हो रहा है। मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि इन सिंगरों ने हरियाणा की शान में काफी काम किया है। वहीं मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि मैं अरविंद शर्मा की तर्क से सहमत हूँ। पहले हम शादी बारात में पंजाबी गाने चलाते थे, आज हमें इनके माध्यम से हरियाणा के गानों को बजाने का मौका मिला है। मैं सीएम से इस मामले में फैसले की मांग करता हूं। इसी दौरान भाजपा के एमएलए रामकुमार गौतम ने कहा कि आजकल ऐसे गाने बन रहे हैं जिनको परिवार में बैठकर सुन नहीं सकते। ऐसे वल्गर गानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में बिजली के बकाये बिलों का मुद्दा उठा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो गांव अभी तक भी महारा गांव जगमग गांव योजना में शामिल नहीं है, उन गांव के लिए नई योजना लेकर आएंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 5,800 गांव में इस योजना के तहत 24 घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है। इस योजना के तहत बिजली का बकाये बिलों का भुगतान अनिवार्य है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में संकेत दिए कि बाकी गाँव को भी इस योजना में शामिल करने के लिए बकाये बिलों की निपटान की योजना लाई जा सकती है। बता दें कि नारनौद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने बिजली विभाग पर गरीब लोगों के घरों में लाखों रुपए की बिजली बिल भेजने का मामला उठाया था, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह जानकारी दी। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि नारनौद हलके में 55 गांव हैं, इनमें से एक भी गांव महारा गांव जगमग गांव योजना में शामिल नहीं है। इन गांवों के लोगों ने अपनी बकाया बिजली बिल राशि जमा नहीं करवाई है। इन गाँव का 388.37 करोड़ रुपए बिजली बिल अभी बकाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अगर विधायक लोगों को बकाया बिल भरने के लिए प्रेरित करें तो हम इन बकाया बिजली बिलों के लिए एक स्कीम लेकर आएंगे और लोगों को उसमें छूट दी जाएगी। हरियाणा में गन कल्चर का विवाद इन दिनों लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच जींद की कंडेला खाप ने हट जाता हूं पाछे ने जैसे सुपरहिट गाने के लेखक रामकेश जीवनपुरिया को सम्मानित करने का फैसला लिया है। ऐसा कहा जाता है कि रामकेश जीवनपुरिया का नाम साफ सुथरे गाने को लेकर हरियाणा के कलाकारों में पहले नंबर पर आते हैं। रामकेश जीवनपुरिया ने हरियाणवी संस्कृति को सुपरहिट गाने दिए हैं। हरियाणा की संस्कृति को साल 2006 में हट जाता हूं पाछे ने गाना मिला था। इस गाने को विकास कुमार ने गाया था। साल 2015 में पहले आड़ी हवा रही ना, पहले आड़ा बाणा जैसे गाने रामकेश जीवनपुरिया के नाम से जाने जाते हैं। कंडेला खाप की यह पहल हरियाणा में गन कल्चर के खिलाफ संदेश देने की पहल है। खाप रामकेश जीवनपुरिया को सम्मानित करने के जरिए कलाकारों को संदेश देंगे कि सभी साफ सुथरा कंटेंट लेकर आएं। हट जाता हूं पाछे ने सॉन्ग ने हरियाणवी इंडस्ट्री में धूम मचा दी थी। बच्चे से लेकर बुजुर्गों की जुबान पर यह गाना रट गया था। कंडेला खाप के प्रधान धर्मपाल कंडेला का कहना है कि रामकेश जीवनपुरिया ने कभी कोई ऐसा गाना नहीं गाया है जिससे कि समाज पर बुरा असर पड़े, इसलिए अच्छे गानों को बढ़ावा देने के लिए कंडेला खाप हौसला बढ़ा रही है। धर्मपाल कंडेला ने कहा कि अच्छे गानों को बढ़ावा देने के लिए कलाकारों का हौसला बढ़ाना भी जरूरी है। ऐसे में खाप 29 मार्च यानी आज शनिवार को रामकेश जीवनपुरिया को सम्मानित करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा से जुड़ी संस्कृति के गानों की कमी हो गई है। ट्रेंड और रुपयों की वजह से हरियाणवी संस्कृति के साथ आज खिलवाड़ हो रहा है, इसे रोकना भी जरूरी है। धर्मपाल ने कहा कि सरकार इस तरह के गानों पर बैन लगाकर अच्छा काम कर रही है। सरकार ने अप्रैल जून तिमाही यानी क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। यह लगातार 5वीं तिमाही है जब सरकार ने इन स्कीम्स की ब्याज दरें नहीं बदली हैं। शुक्रवार यानी 28 मार्च को वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी है। साथ ही क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2026 तिमाही के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएसए और किसान विकास पत्र यानी केवीपी सहित सभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर मिलने वाली ब्याज दर अपरिवर्तित रहेंगी। अभी पब्लिक प्रोविडेंट
प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ पर 7.1% और सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% ब्याज दर मिलती है। सरकार छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों पर फैसला लेने से पहले देश की लिक्विडिटी स्थिति और महंगाई पर भी नजर रखती है। हालांकि पीपीएफ, एनएससी और केवीपी समेत छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों की हर 3 महीने पर समीक्षा करती है। स्मॉल सेविंग्स स्कीमों पर ब्याज दरें अब लगभग 4% से लेकर 8.2% के बीच हैं। सरकार ने आखिरी बार दिसंबर 2023 में इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी की थी। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत यानी डीआर में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार 28 मार्च को हुई कैबिनेट मीटिंग में डीए बढ़ोतरी पर यह फैसला हुआ है। इससे पहले जुलाई 2024 में सरकार ने 3% बढ़ोतरी की थी। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले इस बढ़ोतरी से महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। इसका फायदा करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 66 लाख पेंशनर्स को होगा। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। डीए की घोषणा में देरी हुई, इसलिए अप्रैल के वेतन में पिछले 3 महीनों यानी जनवरी से मार्च 2025 के एरियर के साथ बढ़ा हुआ डीए भी शामिल होगा। म्यांमार में शुक्रवार सुबह 11:50 पर 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। इसके झटके भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश और चीन समेत 5 देशों में महसूस किए गए। म्यांमार और थाईलैंड में 150 से अधिक लोगों की जान गई है। अकेले म्यांमार में 150 लोगों की मौत हुई है, जबकि यहां 732 लोग मीडिया रिपोर्ट्स में घायल बताए गए हैं। वहीं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में अंडर कंस्ट्रक्शन 30 मंजिला इमारत गिर गई है। इस साइट पर 400 लोग काम कर रहे थे। इनमें से 110 लोग मलबे में दबे हुए हैं, लापता हैं, जबकि 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इन 5 देशों के अलग अलग इलाकों में सैकड़ों लोग घबराकर घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। भारी तबाही के चलते थाईलैंड के प्रधानमंत्री शिनवात्रा ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इस भूकंप से होने वाली मौतों की आशंका को रेड कैटेगरी में रखा गया है। इस कैटेगरी में 10,000 से लेकर 1 लाख मौतें तक हो सकती हैं, जिसकी संभावना 34% यानी सबसे ज्यादा है। म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत और दक्षिण पश्चिमी चीन समेत 5 देशों में इसका असर देखा गया। यहाँ के कई इलाकों में तेज झटके महसूस किए गए। भारत में कोलकाता, इम्फाल, मेघालय और ईस्ट कार्गो हिल में इसके झटके महसूस किए गए। वहीं बांग्लादेश में ढाका, चटगांव समेत कई हिस्सों में 7.3 तीव्रता के झटके आए। म्यांमार में 12 मिनट बाद फिर 6.4 तीव्रता का आफ्टर शॉक भी आया। भूकंप के चलते म्यांमार की राजधानी नेपिदा में मंदिर और घर टूट गए। वहीं म्यांमार में ऐतिहासिक शाही महल मांडले पैलेस के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स तकरीबन 198 अंक गिरकर 77,414 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में करीब 72 अंकों की गिरावट रही और ये 23,519 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 11 में तेजी जबकि 19 में गिरावट देखने को मिली। इंडसइंड बैंक में सबसे ज्यादा यानी 3.5% की गिरावट रही, जबकि कोटक महिंद्रा बैंक, HUL और ICICI बैंक में तकरीबन 1% की तेजी देखने को मिली। NSE के 50 शेयरों में से 19 में तेजी जबकि 31 में गिरावट रही। सेक्टोरल इंडाइसेज में निफ्टी मीडिया सबसे ज्यादा यानी 2.29% गिरा। निफ्टी आईटी में 1.76% और निफ्टी रियल्टी में 1.42% की गिरावट देखने को मिली। ऑटो, आईटी, मीडिया और रियल्टी सेक्टर में 2% की गिरावट है, जबकि एफएमसीजी और प्राइवेट बैंक में मामूली तेजी रही। वहीं दूसरी तरफ 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 747 रुपए बढ़कर 89,164 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1,117 रुपए बढ़कर 1,0892 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। यह इसका नया ऑल टाइम हाई भी है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 83,550 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 91,130 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।